आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले ये वो समय था जब धरती का नजारा आज से बिल्कुल अलग था। दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और धरती पर कुछ ऐसे क्रीचर्स रहा करते थे जो अब हमारे लिए सिर्फ एक कहानी बन चुके हैं, डायनासोर्स। ऐसे डायनासोर्स जो आज के समय की कई बिल्डिंग्स से भी ऊंचे होते थे। इनका जबड़ा इतना पावरफुल होता था कि जिसे भी खाएं उसकी हड्डियों को पलक झपकते ही चकनाचूर कर दें। समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक हर तरफ सिर्फ यही फैले हुए थे। यहाँ तक कि अंटार्कटिका जैसे बर्फ से भरे कॉन्टिनेंट पर भी साफ शब्दों में कहा जाए तो पूरे प्लेनेट पर सिर्फ इन्हीं का राज था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे डायनासोर समेत धरती की 75% से भी ज्यादा स्पीशीज का नामोनिशान तक इस दुनिया से मिट जाता है और 25 किलो से ज्यादा वजन रखने वाला कोई भी क्रीचर जिंदा नहीं बचता। तो आखिर उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से करीब 240 मिलियन साल पहले डायनासोर्स अस्तित्व में आए। उस समय धरती आज की तुलना में काफी अलग हुआ करती थी। आज के वक्त आप धरती पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखते हो, उस समय ये सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे और सिर्फ एक ही बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पैंजिया का नाम दिया गया है। इस समय के दौरान बहुत ही कम बारिश हुआ करती थी, जिस वजह से धरती का क्लाइमेट बहुत ही सूखा हुआ करता था। इस टाइम पीरियड को ट्रायासिक पीरियड के नाम से जाना जाता है और ये वो पीरियड था जब धरती पर डायनासोर्स पैदा होना शुरू हुए थे। ट्रायासिक पीरियड में जो डायनासोर्स धरती पर आए थे वो साइज में सिर्फ 2 मीटर तक ही बड़े होते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ धरती पर कई बदलाव आते हैं और डायनासोर्स धीरे धीरे इवॉल्व होने लगते हैं। आज से करीब 201 मिलियन साल पहले धरती का क्लाइमेट अचानक बदलने लगता है और पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट अलग अलग टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाता है, जिस वजह से पृथ्वी पर बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं जिनमें बहुत सारे ज्वालामुखी फटने लगते हैं, जिसके चलते बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और ऐसा होने से धरती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड, धूल और दूसरी टॉक्सिक गैसेस एटमॉस्फेयर में जाकर मिलती है तो इससे सनलाइट पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पानी में मिलने से समुद्र का पानी भी जहरीला हो जाता है। धरती पर आए इन बदलावों की वजह से धरती का क्लाइमेट बड़ी तेजी से हार्श होता चला जाता है, जिससे जो जानवर उस समय एग्जिस्ट करते थे उनके लिए सर्वाइव कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है और इस वजह से अर्थ की 80% से भी ज्यादा लैंड और मरीन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। लेकिन डायनासोर्स इस मैस एक्सटिंक्शन में बच जाते हैं क्योंकि डायनासोर्स ऐसे क्रीचर्स थे जो गर्म एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते थे। इस इवेंट को ट्रायासिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है, जिसके साथ ही ट्रायासिक पीरियड का भी अंत हो जाता है और शुरुआत होती है एक नए पीरियड की जिसे जुरासिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। जुरासिक पीरियड को डायनासोर्स का गोल्डन एज भी कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में एक्सटिंक्शन इवेंट खत्म हो चुका था, जिसमें धरती पर से ज्यादातर डोमिनेंट स्पीशीज भी खत्म हो गई थी, जिसके चलते इस पीरियड में डायनासोर्स धरती पर सबसे डोमिनेंट स्पीशीज उभर कर आते हैं। इसके अलावा इस पीरियड में डायनासोर्स का एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से होता है कि कई डायनासोर्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि वो आज के समय की कई बिल्डिंग से भी ऊंचे निकल जाएं। एग्जाम्पल के लिए ये टाइटेनोसोरस, जिसका वजन 15,000 किलो से भी ज्यादा होता था और साइज में ये करीब 15 मीटर तक ऊंचे होते थे। इसी जुरासिक पीरियड में उड़ने वाले डायनासोर्स भी उभर कर आते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि कुछ ऐसा दिखता था, सबसे पहले पंखों वाले डायनासोर्स में से था। चारों ओर डायनासोर्स फल फूल रहे थे, लेकिन इस वक्त तक धरती पर एक काफी बड़ा बदलाव आ चुका था क्योंकि पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट 2 टुकड़ों में टूट चुका था। 2 छोटे छोटे सुपर कॉन्टिनेंट जिन्हें लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया है। तो जुरासिक पीरियड 201 मिलियन से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक चलता है और इसका भी अंत हो जाता है और शुरुआत होती है एक और नए पीरियड की, जिसे क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। क्रिटेशियस पीरियड डायनासोर्स के दौर में सबसे लंबा चलने वाला पीरियड था, जो 145 मिलियन साल से लेकर 65 मिलियन साल यानी पूरे 80 मिलियन सालों तक चलता है। इस पीरियड में डायनासोर्स की बढ़ती हुई पॉपुलेशन में और तेजी आती है और कई नए नए तरह के डायनासोर्स धरती पर आते हैं। रैप्टर्स, आर्म्ड डायनासोर्स, बड़े बड़े हर्बीवोरस डायनासोर्स, खूंखार कार्निवोरस डायनासोर्स, अर्जेंटिनोसॉरस जिसका वजन 77 टन तक होता था, और आज के वक्त का सबसे फेमस डायनासोर टी-रेक्स जो कि 40 फीट तक लंबा होता था, वो भी इसी क्रिटेशियस पीरियड में ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था। टी-रेक्स का जबड़ा किसी भी दूसरे जानवर के कंपैरिजन में सबसे ताकतवर था, जो किसी भी चीज को पलक झपकते ही चकनाचूर कर सकता था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर था वो भी क्रिटेशियस पीरियड में ही एग्जिस्ट करता था, जिसे क्वेट्ज़लकोटलस के नाम से जाना जाता है। इसके पंखों का फैलाव 33 से 36 फीट तक होता था और इसकी हाइट 12 फीट तक होती थी।
इस वक्त तक जो दो सुपर कॉन्टिनेंट थे, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, वो भी आपस में टूटने लगते हैं और जो कॉन्टिनेंट्स की बनावट थी वो कुछ आज जैसी दिखने लगती है। यानी धरती पर अब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन चुके थे और हर कॉन्टिनेंट पर अलग अलग तरह के डायनासोर्स भी मौजूद थे। क्रिटेशियस पीरियड के दौरान धरती का टेम्परेचर भी ज्यादा गर्म और ह्यूमिड रहा करता था, जो कि डायनासोर्स के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट था। इसके अलावा बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स भी इसी पीरियड में पैदा होते हैं। यहाँ तक कि घास भी इसी पीरियड के दौरान उगना शुरू हुई थी और इससे पहले धरती पर घास एग्जिस्ट नहीं करती थी। धरती पर डायनासोर्स को राज करते हुए 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा का समय बीत जाता है। इस दौरान डायनासोर्स का डोमिनेंस पीक पर था। धरती का क्लाइमेट भी इनके फेवर में था। नई नई तरह की डायनासोर स्पीशीज धरती पर जन्म ले रही थी। इनसे मुकाबला करने के लिए दूसरी और कोई जानवर की स्पीशीज भी नहीं थी, जिससे ये बड़े आराम से धरती पर राज कर रहे थे। साफ साफ कहा जाए तो डायनासोर्स के लिए धरती पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे इस दुनिया से डायनासोर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। होता कुछ यूं है कि धरती पर माहौल रोजाना की तरह ही था। कुछ डायनासोर्स यहाँ वहाँ घूम रहे थे तो कुछ अपनी भूख मिटाने में लगे थे, इस बात से अनजान कि इनकी तरफ क्या आ रहा है। एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था, धरती की तरफ तेजी से उड़कर आता है। जैसे ही ये एस्ट्रॉइड धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, वैसे ही एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से ये एक बड़ी सी आग की बॉल में बदल जाता है, जिससे आसमान में इतनी तेज रोशनी हो जाती है कि इसके सामने डायनासोर्स भी ट्रांसपेरेंट नजर आने लगते हैं। आसमान में रोशनी इतनी तेज थी कि डायनासोर्स को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो आने वाली तबाही को महसूस जरूर कर पा रहे थे। तभी अचानक वो एस्ट्रॉइड बहुत तेज रफ्तार से धरती से टकरा जाता है, जिससे धरती पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस एस्ट्रॉइड की स्पीड लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि एक जेट एयरलाइनर से भी 150 गुना ज्यादा है। इस एस्ट्रॉइड इंपैक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन मैक्सिको के यूकाटान पेनिनसुला के पास बताई जाती है और जब ये एस्ट्रॉइड इस जगह पर टकराता है तो यहाँ पर 180 किलोमीटर बड़ा एक गड्ढा बन जाता है। इसके इंपैक्ट से 100 ट्रिलियन टन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से भी 1 बिलियन गुना ज्यादा है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि इसके आसपास मौजूद हर चीज पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। इस टकराव में इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है कि इंपैक्ट जोन में मौजूद मिट्टी और पत्थर तुरंत मेल्ट हो जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर ऊपर आसमान में चले जाते हैं। जहां ये एस्ट्रॉइड टकराता है, उसके करीब 800 किलोमीटर के रेडियस में टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे उस एरिया में मौजूद डायनासोर्स जलकर राख बन जाते हैं। इस एस्ट्रॉइड ने डायरेक्टली धरती के एक छोटे से हिस्से में मौजूद डायनासोर्स को खत्म कर दिया था, लेकिन तबाही का असली मंजर तो अब शुरू हुआ था। एस्ट्रॉइड के टकराने से जो मिट्टी और पत्थर आसमान में चले गए थे, वो अब आग के गोले बनकर हजारों किलोमीटर दूर डायनासोर्स पर बरसते हैं। आसमान से बरस रहे इन आग के गोलों की वजह से जमीन के साथ साथ आसमान में उड़ रहे डायनासोर्स भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा इम्पैक्ट से जनरेट हुई हीट और आसमान से बरस रहे आग के गोलों की वजह से हजारों किलोमीटर में जंगलों में आग भी लग जाती है, जिससे वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिलती है। एस्ट्रॉइड की टक्कर इतनी भयंकर थी कि इससे धरती पर एक बहुत बड़ी शॉकवेव जनरेट होती है, जिससे जगह जगह बहुत बड़े बड़े भूकंप आने लगते हैं। इसके अलावा इस इम्पैक्ट की वजह से समुद्रों में बड़ी बड़ी सुनामी भी देखने को मिलती है, जो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास के इलाकों को बिल्कुल साफ कर देती है। एस्ट्रॉइड के टकराने के बाद जो इमीडिएट इफेक्ट्स थे वो काफी खतरनाक थे, लेकिन इम्पैक्ट जोन से दूर अभी भी कई डायनासोर्स बच गए थे, जिनकी जान इस एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से हुए लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में जाने वाली थी। इम्पैक्ट की वजह से एटमॉस्फेयर में हर जगह धुआं और डस्ट फैल जाते हैं, जो धरती को कुछ इस तरह से घेर लेते हैं कि अगले 1 साल तक पूरी धरती से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, जिससे धरती का टेम्परेचर बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है और धरती पर एक न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाती है। अब सनलाइट न मिलने की वजह से प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, जिससे धीरे धीरे प्लांट्स खत्म होने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो जो प्लांट्स खाने वाले डायनासोर्स और दूसरे जानवर थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए वो भी मरने लगते हैं, जिसकी वजह से जो मांसाहारी डायनासोर्स दूसरे जीवों को खाकर जिंदा रहते थे, उनके लिए अब शिकार मिलना मुश्किल हो जाता है, जिससे धीरे धीरे वो भी मरने लगते हैं। इस एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से न सिर्फ जमीनी जीवन बल्कि समुद्री जीवन भी तहस महस हो जाता है, क्योंकि इस इम्पैक्ट की वजह से एटमॉस्फेयर में कई टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती है, जिससे धरती पर बहुत ज्यादा एसिडिक रेन होती है और एसिडिक रेन की वजह से समुद्रों का पानी भी एसिडिक हो जाता है, जिसके चलते समुद्रों में रहने वाले बहुत से डायनासोर्स और दूसरे क्रीचर्स भी मर जाते हैं।
साइंटिस्ट की माने तो इस पूरे इवेंट में जो जानवर बच पाए थे वो छोटे ऑमनिवरस जानवर थे, जैसे कि मैमल्स, टर्टल्स, छिपकलियां और कुछ बर्ड्स। इसका कारण ये था कि छोटे जानवरों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही कम खाने की जरूरत होती है, इसलिए वो मरे हुए डायनासोर्स जमीन पर उग रही फंगस और सड़ते हुए पौधों को खाकर अपने आप को इस डिजास्टर में जिंदा रख पाते हैं। कोई भी 4 लेग्ड क्रीचर जिसका वजन 25 किलो से ज्यादा था वो इस इवेंट को सरवाइव नहीं कर पाता, और सिर्फ एक एस्ट्रॉइड की वजह से डायनासोर समेत धरती की 75% से भी ज्यादा स्पीशीज खत्म हो जाती है।